Hi, good evening all the students and learners, and in this part of the video I am going to cover धर्मयुद्ध explanation written by अर्जुन देव चरण। तो अर्जुन देव चरण के द्वारा जो चैप्टर लिखी गई है जिसका नाम है धर्मयुद्ध, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस पार्ट ऑफ वीडियो में। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम अर्जुन देव चरण के बारे में जानते हैं कि आखिर वो किस टाइप के राइटर रहते हैं या पोइट रहते हैं और किस तरीके की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं और किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर वो लिखे हैं। तो सबसे पहले हम अर्जुन देव चरण के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं कि अर्जुन देव चरण अ टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली अ पोइट। अर्जुन देव चरण जो है पेशे से एक शिक्षक होते हैं और प्रधान रूप से कवि होते हैं। कवि का मतलब हुआ बेसिकली अ पोइट का मीनिंग हुआ यहाँ पे ज्यादातर ये क्या करते हैं, कविताओं को लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे दे रखा है बेसिकली ए पोइट। हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोइट्री। मतलब जब वह प्ले लिखते हैं, प्ले का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ड्रामा हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्ले मतलब खेलना नहीं होगा, प्ले मतलब ड्रामा। जब भी वो प्ले लिखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका प्ले क्या है, तो उनका प्ले है आपका एक पोइट्री का एक्सटेंशन। ऐसा लगता है कि कविताओं को लिख करके उसको फैला दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, बड़ा कर दिया है। ठीक है, आगे है द पोइट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पिथी लाइन्स। कहते हैं यहां पर में जो उनके अंदर की जो कवि है वो क्या दिखाती है कि वो जो लिखते हैं पंक्ति वो कैसा रहता है, छोटा रहता है। शॉर्ट मतलब छोटा, क्रिस्प का मतलब होता है आपका भाषा की शैली जो होती है उसको क्रिस्प कहा गया है यहाँ पे। एंड पिथी लाइंस का मतलब हुआ यहाँ पे कि स्पष्टता के साथ, क्लियर लाइंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और साथ में आगे दे रखे हैं इसमें एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्ले। प्ले में क्या होते हैं, कोरस की भी गीत होती है। प्ले का मतलब नाटक, ड्रामा हो गया। कोरस कौन होते हैं, जो गाने वाले की मंडली होती है या बोलने वाले की मंडली होती है। कोरस आपने गाने में देखे होंगे कि जब गायक सिंगर आगे से गाता है तो कोरस या तो उसके पीछे से गाता रहता है या तो उसके साथ में गाता है। तो इसकी मंडली 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, किसी भी संख्या हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो इसी को कोरस कहा जाता है। आगे नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s। उनकी जो पहली जो किताब है जिसमें उन्होंने राजस्थानी ड्रामा लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, जिन्हें कि लेट 70s में पब्लिश किया गया था। मतलब 1970s का जो लास्ट वाला पार्ट था उसको लेट 70s का यहाँ पे पार्ट कहा गया है। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें he was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। और इसे बहुत ही अलग रूप से जो है वहां पे रिसीव किया गया। कहां पर में, तो राजस्थानी लिटरेरी सर्कल में। मतलब राजस्थान में जो साहित्यिक जो उनका पूरा माहौल था या सर्कल था उसमें उनकी जो लिखी गई ये राजस्थानी प्लेज हैं उनको अलग रूप से जो है वहां के लोगों ने स्वागत किया या रिसीव किया। नेक्स्ट आपके इसमें दे रखे हैं यहाँ पे, अगर आप इसमें नेक्स्ट लाइन चेक कीजिएगा तो नेक्स्ट लाइन में आप पाइएगा लिखा हुआ है Till that time, drama in Rajasthani had meant either some stray one-act plays on social issues। मतलब उस समय तक, till that time मतलब उस समय तक, ड्रामा इन राजस्थानी मतलब राजस्थान में जो ड्रामा लिखी जाती थी, had meant इसका मतलब होता था either some stray one-act plays, या तो यह एक ही एक्ट वाला प्ले होता था। एक प्ले में बहुत सारे एक्ट होते हैं, सीन भी होती है। जब आप प्ले के बारे में हायर क्लासेस में पढ़िएगा, +2 के बाद ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़िएगा, तो आप देखिएगा एक्ट कैसे चेंज होता है, सीन कैसे चेंज होते हैं। तो कहते हैं उनसे इनका प्ले जो है हटा हुआ होता है, थोड़ा सा कुछ स्ट्रे होता है। जो प्ले ये सोशल इश्यूज के ऊपर लिखते थे, मतलब सामाजिक मुद्दे के ऊपर लिखते थे। उसमें क्या क्या मुद्दा होता था, लाइक विडो रीमैरिज मतलब विधवा का पुनर्विवाह, दोबारा से उनकी शादी करना, डॉरी एटसेट्रा मतलब दहेज के आदि के ऊपर वो लिखते थे। और द फोक प्लेस मतलब जो पब्लिक जो है ने
पब्लिक मिल करके जो दिखाते हैं, नाटक करते हैं, तो उसको फोक प्लेस कहा जाता है। और ये जो फोक प्लेस होते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल थीम्स, वो या तो इतिहास के ऊपर आधारित होते हैं, इसलिए हिस्टोरिकल नाम दिया गया है, या मैथोलॉजिकल दिए गए हैं। मैथोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो आपका पौराणिक कथाएं हैं उनके ऊपर, थीम का मतलब उनके ऊपर। मैथोलॉजिकल का मतलब जैसे हमारा रामायण है, महाभारत है, तो कुछ लोग इसको मैथोलॉजिकल मानते हैं, ठीक है, तो उसी के ऊपर जो है इसको माना गया है। आगे दे रखे हैं ए फुल लेंथ प्ले ऑन ए कंटेम्पररी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। उनकी जो पूरी की पूरी अगर प्ले देखिएगा, जो समकालीन विषय के ऊपर या थीम के ऊपर लिखा हुआ था, वाज बियॉन्ड कंजेक्चर, वो क्या है, हमारे विचार से परे है, मतलब जितना हम नहीं सोच सकते हैं उनसे हटके उन्होंने इन प्ले में लिखा था। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं हाउएवर अर्जुन्स अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर। कहते हैं यहां पर में कि फिर भी अर्जुन की जो अराइवल है सिग्निफिकेंट, ये केवल कहां पे महत्वपूर्ण है, जो सीन, जब सीन पे आते हैं, जब सीन बनाते हैं प्ले में, वो किस टर्म पे इंपॉर्टेंट नहीं है वो दिखाते हैं, बल्कि और भी जगह पे इंपॉर्टेंट है। मतलब इस मामले में वो क्या करते हैं, ड्रामा को जो लिटरेचर में कन्वर्ट करते हैं या लिटरेचर में जो ड्रामा को इंक्लूड करते हैं, तो उनसे केवल संबंधित नहीं है, ठीक है, बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर, बल्कि आजकल जो थिएटर है उससे भी उसको जोड़ के देखा जाता है। आगे नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड दो नाटक आजरा, मतलब अर्जुन देव की जो नाटक है उसमें क्या क्या नाटक शामिल है उसका नाम दे रखा है आगे। ये पहला नाटक है आपका दो नाटक आजरा, गौरी एंड सनकैरियो, बोलमारी मछली की टॉप पानी, ये जो आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंटली धर्मयुद्ध, और मुक्ति गाथा, तो ये सारे इसमें शामिल है। नेक्स्ट दे रखे हैं कि धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्मयुद्ध क्या है, यह पद्मा की एक कहानी होती है। ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की होती है, एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स, जिसको शिक्षा दी जाती है, धार्मिक ग्रंथ पे जो लेख लिखा रहता है उसी को स्क्रिप्चर कहा जाता है, ठीक है, उस स्क्रिप्चर का नाम है रामायण और महाभारत आदि। शी फील्स एग्रीव्ड, एग्रीव का मतलब यहां पे हुआ उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है उससे वो दुखी रहती है, तो इस कारण से उसकी फीलिंग कैसी रहती है, दुखी वाली रहती है, एग्रीव्ड रहती है। एंड एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब उस जो फीलिंग, जो व्यवहार उनके साथ किए जाते हैं उससे उनको उकसाया जाता है, ठीक है। और ये जो एजिटेशन उनके अंदर होती है वो होती है बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन। अनचैरिटेबली मतलब अनकाइंडली, जहां पर में आपको प्रेम न दिखाया जाए उसको अनचैरिटेबली कहा गया है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब जिसे बहुत लोगों ने माना है समाज में कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, तो उसको ऑर्थोडॉक्स कहा गया है। तो अनचैरिटेबली जो ऑर्थोडॉक्स जो एटीट्यूड है, रवैया है, किसकी, समाज की, सोसाइटी की, ऑफ द सोसाइटी, किसके प्रति, टुवर्ड्स वुमेन, वुमेन के प्रति। तो इन चीजों ने इनको क्या किया, एजिटेट भी किया, उकसाया भी, और इन्हीं चीज से इनको तकलीफ भी हुआ मन में, जो व्यवहार इनके साथ खुद हुआ अपनी फैमिली में। शी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स, वो बार बार अपने माता पिता से प्रश्न पूछती है, एंड हर टीचर, और अपने शिक्षकों से भी पूछती है, अबाउट द राइट्स, उन अधिकारों के बारे में, एंड द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, और वुमेन की अपनी पहचान के बारे में, एंड आस्क्स देम, और उन सभी को कहती है, क्या कहती है, हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, वेदर भी लगा रखा है बीच में, कि अपने टीचर को और अपने जो माता पिता है उनसे बार बार प्रश्न पूछती है कि आखिर में क्या उनकी आइडेंटिटी का विषय केवल उनकी मैरिज है, मतलब यहां पे जो सब्जेक्ट दे रखे हैं कि
हर आइडेंटिटी इज ए सब्जेक्ट टू हर मैरिज, कि उसकी पहचान तभी होगी जब उसकी शादी होगी या उसकी मैरिज होगी। बस यही जो है आपको इस चैप्टर में कॉन्वर्सेशन दिया हुआ है जो मां पद्मा और उनके पिताजी के साथ होती है। तो चलिए अब हम चैप्टर की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर में क्या दिया हुआ है। चैप्टर में जो है सबसे पहले जो है धर्मयुद्ध यहां से स्टार्ट होते हैं। पद्मा और उसके मां के बीच बातचीत होती है। तो पद्मा पूछती है अपनी मां से, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, आखिर में वुमेन की पहचान क्या है। तो मां कहते हैं क्या है या क्या होती है, मीनिंग दोनों का सेम है यहां पर में, ठीक है, क्योंकि सामने बोल रही है तो ये सभी वुमेन के लिए इनके मन में सवाल उठ रहा है। तो मां कहती है व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखे हैं इस पेज में। पद्मा फिर से क्वेश्चन करती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जब उसकी मां कहती है कि तुम ऐसा प्रश्न क्यों पूछती हो, तो फिर से क्वेश्चन पूछ डालती है, कहती है कि मैं औरों से अलग कैसे हूं, मेरी आइडेंटिटी कैसे अलग है। तो मां कहती है यू आर माई डॉटर, आर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। तुम मेरी बेटी हो, केवल एकमात्र बच्ची हो और अपने पिता के प्यारी हो। मतलब इससे उसका आइडेंटिटी निकाल रही है इसकी मां। अब आगे क्या होता है यहां पे कि पद्मा अब अपने पिताजी के बारे में पूछ देती है। पद्मा फादर केयर्स मोर फॉर मनी, ये तब पूछती है क्वेश्चन जब पिछली वाली लाइन में उसकी मां कहती है कि अपने पिताजी के डार्लिंग हो, तब उस अपने पिताजी के बारे में वो पूछ डालती है। कहती है कि फादर केयर्स मोर फॉर मनी, पिताजी तो जो है पैसे की ज्यादा केयर करते हैं, देन फॉर मी, मेरे से ज्यादा करते हैं। इट टेक्स ए हार्ट टू बिस्टो लव, मतलब प्यार देने के लिए, बिस्टो लव मतलब देना, तो प्यार देने के लिए इट टेक्स ए हार्ट मतलब दिल होना चाहिए। मतलब जब तक हमारे मन में प्यार नहीं रहेगा दूसरे के प्रति तब तक हम प्यार नहीं दे सकते। तो मां क्या कहती है देखिए, उसका रिप्लाई करती है, क्योंकि इस लाइन में वो पद्मा क्वेश्चन कर देती है कि उसके पिता, उसे एहसास हो जाता है कि उनके जो पिताजी हैं वो उनसे ज्यादा पैसे की अहमियत देते हैं। तो उसी पे मां जो है अगली लाइन में कहती है फॉर होम डज ही सेव, कि तुम्हारे जो पिताजी हैं वो किसके लिए रुपया कमाते हैं, किसके लिए पैसा सेव करके रखते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, वह यह सब काम केवल तुम्हारे खातिर करते हैं। ओनली फॉर योर सेक मतलब तुम्हारी खातिर। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचनी चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है, हमारे पास हृदय नहीं है। पद्मा फिर से क्वेश्चन कर देती है बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, लेकिन मैंने तुमसे ऐसा तो नहीं कही कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। मां कहती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, हिम यहां पे लगा दिया पद्मा के पिताजी से, कि मैं किसी भी तरीके से तुम्हारे पापा से या तुम्हारे पिताजी से अलग नहीं हूं। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज, मेरी जो पहचान है वो तुम्हारे पिताजी या मेरे पति से जुड़ा हुआ है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं इसी बंधन को जो है निभाती हूं या चेरिश करती हूं। उसी बीच में जब ये दोनों माँ बेटी बात कर रही होती है, पद्मा और माँ के बीच जो बात हो रही होती है, तो उसी में पद्मा के फादर आ जाते हैं। तभी लिखा हुआ है एंटर पद्मास फादर। अब क्या करते हैं, इन दोनों माँ बेटी के बीच में ये क्वेश्चन पूछ डालते हैं। फादर कहते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्मास मदर, पद्मा की माँ बताओ कि क्या बॉन्ड की बातचीत चल रही है, किस बॉन्ड की बातचीत चल रही है। क्योंकि पद्मा की माँ तो बोली थी पिछली वाली लाइन में कि हमारी बॉन्ड जो है हमारे हस्बैंड या तुम्हारे पिता से है। तो उसी बॉन्ड के ऊपर फादर क्वेश्चन कर देते हैं। तो माँ कहती है हियर इज योर फादर, आस्क हिम व्हाटएवर यू वांट टू नो। माँ किसको कहती है, यहाँ फादर को नहीं कहती है, पद्मा को कहती है लो पिताजी तुम्हारे यहाँ आ गए हैं, उनसे पूछो जो भी तुम पूछना चाहते हो या जानना चाहती हो। तो फादर कहते हैं व्हाट्स इट माय चाइल्ड, क्या बात है मेरे बच्चे बताओ। तो माँ कहती है
कि शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। मतलब आपकी बेटी जो है पद्मा, वो जानना चाहती है कि जो वुमेन की आइडेंटिटी है वो क्या है। तो फादर कहते हैं यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड, कि प्यारी तुम तब जान पाओगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो पद्मा कहती है डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू ए वुमेन, क्या मैरिज जो है, शादी है, वो वुमेन की जो पहचान है उससे जोड़ती है। ठीक है, लेंड मतलब यहाँ जोड़ना ही हुआ एक तरीके से, वैसे लेंड मतलब उधार लेना होता है। ठीक है, तो माँ कहती है व्हाट इज ए वुमन विदाउट ए हस्बैंड, कि बिना पति के वुमेन क्या है, वुमेन का क्या वजूद है, औरत की क्या वजूद है। तो पद्मा कहती है कि व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या होगा अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं करता है तो, या कोई लड़की शादी नहीं करती है तो माँ कहती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, तुम हमेशा इस प्रकार की ना समझ वाली, बिना दिमाग वाली बेतुका क्वेश्चंस क्यों पूछती हो। सच मतलब ऐसा, सेंसलेस क्वेश्चन मतलब इस प्रकार की बेतुका या ना समझ बिना दिमाग वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पद्मा कहती है कि व्हाट अबाउट ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, आखिर में उस वुमेन के बारे में आप क्या कहना चाहोगी जिसके पति मर जाते हैं या मर गए हैं। तो आगे कहती है उसकी माँ लाइफ इज हेल फॉर हर, ऐसे वुमेन के लिए लाइफ क्या है, जिंदगी नर्क हो जाती है अगर उसका पति मर जाता है तो पद्मा कहती है फिर से यहाँ पे दैट्स इनजस्टिस, लेकिन यह तो बहुत अन्याय वाली बात है। माँ कहती है यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, तुम्हें यहाँ पे न्याय, जस्टिस मतलब न्याय और इनजस्टिस मतलब अन्याय की बात करने की जरूरत नहीं है। तो पद्मा कहती है क्यों नहीं है। तो माँ कहती है ओवर हियर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे वुमेन के पास प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। तो पद्मा कहती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो फिर आखिर में किस प्रकार का अधिकार है। तो फादर कहते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल डियर्स, कि राइट्स जो है वह समानता के लिए होती है, डियर इक्वल्स। तो पद्मा कहती है व्हाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, आखिर में घर जो है वो सौदेबाजी का जगह क्यों समझा जाता है। कंसिडर्ड मतलब समझा जाना। वन शुडंट लिव इन सच ए प्लेस, ऐसे घर में आदमी को नहीं रहना चाहिए। वन का मतलब यहाँ व्यक्ति होगा, आदमी होगा। ये ग्रामर का पार्ट है, जब ग्रामर स्टडी कीजिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके दे रखे हैं फादर कहते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो, कि तुम यही नहीं मेरे ही घर में मैं ही आपको तुम्हें ये जवाब नहीं दे रहा हूं या दे रही हो। इस प्रकार के उत्तर तुम जो प्रश्न पूछ रही हो, तुम जहां कहीं भी जाओगी, वेयर एवर यू गो मतलब जहां कहीं भी तुम जाओगी, और इस प्रकार के अगर तुम क्वेश्चन करती हो तो सेम रिप्लाई तुमको मिलेगा या तुम पाओगी। यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दिस क्वेश्चंस वेयर एवर यू गो। तो पद्मा कहती है बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन वुमेन की जो पहचान है वो तो ह्यूमन रेस की आइडेंटिटी है। ह्यूमन रेस का मतलब हुआ कि वो भी एक मानव है, उसको मानव की नजर से देखा जाए, ना कि पुरुष स्त्री की नजर से देखा जाए। अ सोसाइटी सेंस वुमेन, एक समाज जो है वो बिना वुमेन के कैसे रह सकते हैं। अगर सोसाइटी में वुमेन ना हो तो उसके बगैर सोसाइटी का क्या एग्जिस्टेंस है, वही पद्मा यहाँ कहती है। तो फादर कहते हैं दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, तो यही कारण है कि वे लोग जो समाज में रहते हुए कहते हैं कि मैरिज जो है वह इस आइडेंटिटी को या पहचान को क्या करती है, जन्म देती है या उससे जोड़ती है, लेंड करती है। अब पद्मा कहती है सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक लड़की की शादी नहीं होती है तो उसकी कोई पहचान नहीं है। Why is it that an unmarried man is venerated and called a saint? ऐसा क्यों होता है कि एक अविवाहित जो पुरुष होते हैं या अनमैरिड मैन होते हैं उसको आदर के साथ देखा जाता है, वेनरेट किया जाता है। वेनरेट मतलब आदर के साथ देखा जाना। एंड कॉल्ड ए सेंट, उसे साधु समझा जाता है, साधु पुकारा जाता है। While an unmarried woman, जबकि एक
अविवाहित जो स्त्री होती है या लड़की होती है इज कॉल्ड इमोरल, उसे अनैतिक और वांटन मतलब अनचेस्ट, अपवित्र समझा जाता है। क्या कहा जाता है अनमैरिड वुमेन को? इमोरल मतलब अनैतिक और वांटन मतलब अनचेस्ट, अपवित्र। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर जो है यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद भी हो सकता है कॉन्वर्सेशन हो इसमें, बट इस बुक में, इस चैप्टर में इतना ही कॉन्वर्सेशन है और इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो आप इस चैप्टर को जो है एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितना बार आपको मन हो आप रिवर्स करके देखिए। और मैंने एक एक लाइन की हिंदी मीनिंग बता दी है और होप करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर करने का प्रयास करते हैं।